नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आज पटना में इंडिया गठबंधन की चौथी अहम बैठक खत्म हुई। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी जैसे घटक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक का मुख्य एजेंडा था आगामी चुनाव के लिए सीट बंटवारे और रणनीति को अंतिम रूप देना। महागठबंधन ने दावा किया कि गठबंधन एकजुट है और सभी 243 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। यह भी तय हुआ कि जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर समन्वय को मजबूत किया जाएगा ताकि बूथ स्तर पर गठबंधन की ताकत दिखे। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तेजस्वी यादव, जो 2020 के चुनाव में गठबंधन के लिए एक मजबूत चेहरा बनकर उभरे थे, उन्हें आरजेडी सीएम उम्मीदवार बताती रहती है, लेकिन कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों का रुख अब भी स्पष्ट नहीं। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाने के सवाल को आज फिर टाल दिया। वहीं 60 सीट और डिप्टी सीएम की दावेदारी की मांग करने वाले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी बैठक में डिप्टी सीएम की दावेदारी पर सब सेटल है, मजबूती से महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे कहकर सवालों से बचते नजर आए। अब सवाल है कि सीएम चेहरे पर सस्पेंस क्यों बन रहा है? तो इस सस्पेंस के कई कारण हो सकते हैं। पहला, गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनाना आसान नहीं है। आरजेडी सबसे बड़े दल के रूप में ज्यादा सीटें चाहती है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल भी अपने लिए सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। दूसरा, तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने से गठबंधन के अन्य नेताओं की महत्वाकांक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं। तीसरा, एनडीए की ओर से नीतीश कुमार को फिर से सीएम उम्मीदवार के रूप में पेश करने की रणनीति महागठबंधन पर दबाव बना रही है। नीतीश की स्थापित छवि और उनके विकास कार्यों का जवाब देने के लिए गठबंधन को एक मजबूत और एकजुट चेहरा चाहिए। तो क्या यह सस्पेंस महागठबंधन की एकजुटता को कमजोर करेगा या फिर यह रणनीति का हिस्सा है ताकि गठबंधन आखिरी वक्त में एक बड़ा दांव खेल सके? इन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। सिर्फ नंबर बताने से सीट नहीं मिलेगी, बताने होंगे उम्मीदवारों के नाम और कितने मिले थे वोट। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में चल रहे कयासों के बीच कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर पैमाने तय किए गए और साथ ही कोऑर्डिनेशन कमेटी की सब कमेटी को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। जितने सब कमिटीज हैं उन सब के साथ जो है बैठक हुई और सबको जिम्मेदारियां जो है दी गई। बैठक में तय किया गया कि जिस पार्टी को जितनी सीट पर चुनाव लड़ना है उसकी लिस्ट उम्मीदवारों के नाम के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव को सौंपनी होगी। लिस्ट देने के बाद तेजस्वी यादव सभी दलों के प्रमुख से 1-to-1 बातचीत करेंगे। कौन पार्टी कितना सीट पर लड़ेंगे 1-to-1 बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को इसकी जानकारी दे देंगे। सीटों का बंटवारा करते हुए पिछले चुनाव के नतीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। जिन सीटों पर 15,000 से ज्यादा वोट से हार हुई थी उनकी समीक्षा होगी और उन सीटों पर उम्मीदवार और पार्टी का सिंबल भी बदल सकता है। अरे सीट शेयरिंग के लिए क्लियर है कि एक आधार जो पिछला चुनाव था वो बना हुआ है। फिर भी जो पार्टी जहां से चुनाव लड़ना चाहती है वो चेयरमैन जो है हमारे इंडिया ब्लॉक के, उनके पास अपना वो लिस्ट देंगे और अगली मीटिंग तक सब क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही गठबंधन के सभी दलों के साझा कार्यक्रम पर भी सहमति बनी। पूरे बिहार में साझा कार्यक्रम हम चलाएंगे, ब्लॉक, पंचायत से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक। कोऑर्डिनेशन कमेटी की अगली बैठक से पहले सभी दलों को अपनी सीट के साथ उम्मीदवार का नाम तेजस्वी यादव को सौंपना है। अब देखना यह होगा कि यह फॉर्मूला महागठबंधन के लिए कितना कारगर साबित होता है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार में हम पूछेंगे, इंडिया अलायंस की बैठक किसकी बड़ी टेंशन? क्या सीट शेयरिंग पर बात बनी है? क्या 2025 में 2020 का फॉर्मूला चलेगा? तेजस्वी की चाल में कौन बेहाल हुआ है? क्या इंडिया अलायंस के चेहरे पर सहमति बन गई है, और सहमति अगर नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बन रही? एक बार फिर से सवालों को दोहरा देता हूं। इंडिया अलायंस की बैठक हुई, किसकी टेंशन बढ़ी? क्या सीट शेयरिंग पर बात बनी है? क्या 2025 में 2020 का फॉर्मूला चल पाएगा? तेजस्वी की चाल में कौन बेहाल हुआ है? क्या इंडिया अलायंस के चेहरे पर फिर सहमति नहीं बन पाई? तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद और बीजेपी प्रवक्ता सुहेली मेहता थोड़ी देर में जुड़ेंगी। वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव जुड़ गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ सिन्हा थोड़ी देर में जुड़ेंगे। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी भी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल अजय जी आपसे, इंडिया अलायंस की चौथी बैठक खत्म हो चुकी है। खबर यह है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। 2020 का फॉर्मूला ही 2025 में लागू करने जा रहे हैं आप। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी जो आज महागठबंधन की बैठक हुई है, सभी शीर्ष नेता बैठे हैं इसमें, और कोऑर्डिनेशन कमेटी है हमारे महागठबंधन में, और कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसको फाइनली डिसाइड करना है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी। तो ये कोऑर्डिनेशन अभी मीटिंग चल रही है, और कोऑर्डिनेशन कमेटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। इसके अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। जल्द ही बता दिया जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या तय की है। ये सच नहीं है कि 2020 का फॉर्मूला 2025 में लागू करने की बात कही गई है बैठक में? कुछ सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन कमोबेश वही स्थिति होगी। जो भी तय होगा आपको कोऑर्डिनेशन कमेटी अनाउंस कर देगी, उसके बाद एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और चेहरे को लेकर कोई बात हुई? जहां तक चेहरे की बात है तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी ही है, और जितने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी है सबने मिलजुल कर के तय किया है कि इस कमेटी के चेयरमैन भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही हैं। और जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री जी के चेहरे हैं। ठीक है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, देवज्योति जी। देवज्योति जी, आपको 60 सीटें और डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी चाहिए थी। आपने अपनी बात जाहिर तौर पर इस मीटिंग में रखी होगी, क्या मोहर लगी उस पर? देखिए, ये हम फिर से दोहरा रहे हैं, ये हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो बैठक था वाल्मीकि नगर में, उसमें हम लोगों ने हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी को सुझाव दिया था कि हम लोग को 60 सीटों में लड़नी चाहिए। हमारा बयान नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल से हम 60 सीट मांग रहे हैं। हम अपने जो पार्टी का जो हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो बैठक है उसमें हम लोगों ने उनको सुझाव दिया, हमारे नेता को, कि भाई कर्पूरी ठाकुर जी का जो विचारधारा की हमारी पार्टी है, कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कहते थे कि जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो विचारधारा है, ये सब मिल के हम लोगों ने उनको सुझाव, हम लोगों का राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जो हैं हमारे नेता को हम लोगों ने अवगत कराया था। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि आपके अकॉर्डिंग आपकी जो संख्या है उस मुताबिक आपको 60 सीटें मिलनी चाहिए, फिर आप इसकी डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? जो 14% जो है हम लोग का जो लेखा जोखा हम लोग के पास जो है, बिहार में जो है निषाद समाज का 14% की हिस्सेदारी है, मतलब 14% रखते हैं, जिसमें 9.65% जातीय जनगणना आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो कराया था, उसी जातीय जनगणना में 9.65% दिखाया गया। ठीक है, 3-4% सरकार कम दिखा दी निषाद समाज को, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने, हमारे आदरणीय नेता को हम लोगों ने कहा था कि हम लोग को कम से कम 60 सीटों में बिहार में हम लोग को दावेदारी और चुनाव लड़ना चाहिए। चलो, आपकी बात को मैं मान लेता हूं। आपके मुताबिक मोटा मोटी 10% आपकी जनसंख्या है, गलत तो नहीं कह रहा? मोटा मोटी
10 के और उसके हिसाब से 200 आंकड़ा में, हाँ उसी आंकड़े की बात कर रहा हूं, उस हिसाब से आपकी 25 सीट आंकड़ा में 9.65%। उस हिसाब से आपकी सीटें बनती हैं 24-25। जी जी, तो 24-25 पे आप राजी हैं, या फिर जो हमारे पास खबर मिल रही है कि 18 सीटें आपको दी जा सकती हैं उस पर आप राजी हैं, या फिर 60 सीटों पर आप राजी हैं? हमारे इंडिया गठबंधन में किसी तरह का सीट शेयरिंग लेके कोई तनाव नहीं है, ऑल इज वेल है। हम फिर से दोहरा रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हम लोगों ने सुझाव दिया था, अवशेष नेतृत्व में आदरणीय तेजस्वी यादव जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, हमारे आदरणीय नेता हैं, सीपीआई एमएल के बड़े नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, कांग्रेस पार्टी है जो आज के देश में विरोधी दल की भूमिका में है, तो सब मिलके हम लोग बांट लेंगे। हम लोग को कोई सीट में, देखिए देव जी, अभी आपने कोट किया था कर्पूरी ठाकुर होने वाला है। अभी आपने कोट किया था कर्पूरी ठाकुर जी को, आपने अंबेडकर साहब को कोट किया है ना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब को भी आपने कोट किया। उसके बावजूद फिर आप ये कह रहे हैं कि जो आरजेडी हमें दे देगी सीटें हम उस पर लड़ लेंगे। या तो आप अपनी बात पर कायम रहिए कि जितनी आपकी संख्या है, जितनी आपकी हिस्सेदारी है, उतनी दावेदारी चाहिए आपको। नहीं, हम फिर से दोहरा रहे हैं, हमारी जो संख्या है वो संख्या की मतलब जो संख्या का जो हम लोगों ने निकाला है उसमें 60 सीट में हम लोग को लड़ना चाहिए। हम लोगों ने अपने आदरणीय नेता को कहा है, अब आदरणीय नेता शेष नेतृत्व में बात चल रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को यहां से हम लोग को विदा करना है, उसके लिए 2, 4, 5 सीट आगे हो जाए, पर 2, 4, 5, 7 सीट पीछे हो जाए, नीचे हो जाए। मेन मुद्दा है बिहार में जो है बेरोजगारी कैसे खत्म हो, बिहार में जो भ्रष्टाचार है स्थिति जो आज के दिन में जो जहां ब्लॉक में चल रहा है, देव जी उस पर आते हैं। आपकी बात को मैं पकड़ता हूं, आप 60 सीटों को लेकर आपने अपने नेता को सुझाव दिया, आपकी संख्या के मुताबिक सरकारी आंकड़े को अगर आधार बनाया जाए तो 24-25 सीटों पर आपकी दावेदारी बनती है। लेकिन अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो ये तकरीबन 40-45 तक अगर बीच का रास्ता निकलता है तो आपको मिल सकती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, क्योंकि 60 से आप 24-25 पर तो एक अचानक से नहीं आ जाएंगे, तो 40-45 ठीक रहेंगी आपके लिए। हम फिर से दोहरा रहे हैं आपको कि हमारा सीट शेयरिंग लेके हमारे शेष नेतृत्व बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग को मेन उद्देश्य है बिहार से भगाना है। उसके लिए ऑल इज वेल, आदरणीय तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। पिछले बारी आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन चुके थे 2020 में। वो तो कुल मिलाकर जो तेजस्वी यादव जी आपके लिए फैसला कर देंगे आप उसको स्वीकार कर लेंगे। छोड़ के उस समय हम लोग चले गए थे निषाद आरक्षण के लोभ में एनडीए के साथ, और आनंद फानन में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी अनुशंसा किया कि निषादों को जो है एससी कैटेगरी में लाया जाए। तो आज जो है आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ निषादों की ताकत है। कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ सिन्हा जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सौरभ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा बीजेपी की प्रवक्ता प्रोफेसर सुहेली मेहता जी भी हमें ज्वाइन कर चुकी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ सिन्हा जी, जैसा कि देव जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो फैसला कर देंगे, जो सीटें दे देंगे उस पर वो चुनाव लड़ लेंगे, कांग्रेस की भी यही मंशा है, या आपके मन में अपना कोई एक आंकड़ा है कि इतनी सीटें तो हमें चाहिए ही चाहिए? देखिए संतोष जी, सबसे पहली बात है कि हम सभी पार्टियों ने मिलकर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इंडिया अलायंस का मेन चेयरमैन चुना, और उनके लीड में सारी सीटों का डिसीजन होना है। और आज उसका समन्वयक जितनी भी अलग अलग समितियां बनाई गई है उसकी बैठक थी, और इसमें बहुत अच्छी बैठक रही, सभी का कोऑर्डिनेशन हुआ, और हमारा जिला स्तर से लेकर के पंचायत स्तर तक भी ये कोऑर्डिनेशन की बातें जाएंगी। और डेफिनेटली तेजस्वी जी आज के डेट में जब इंडिया अलायंस के चेयरमैन हैं तो सब लोग मिल बैठ करके, मुकेश सहनी जी भी बड़े नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी भी हैं वहां पे, सीपीआई सीपीएम से भी जितने भी बड़े नेता शीर्ष नेतृत्व है, सारे लोग बैठ करके सीटें तय कर लेंगे। हमारा इतना ही है कि इंडिया अलायंस 243 सीटों पे लड़ेगा चुनाव,
मजबूती से लड़ेगा। हम लड़ेंगे उन युवाओं के लिए जिनको बिहार छोड़कर पलायन करना पड़ा, दूसरे राज्यों में जाके रोजगार ढूंढना पड़ रहा है। करीबन 3.5 करोड़ युवा हैं इस प्रदेश से जो दूसरे राज्यों में जाकर के पलायन करके अपने परिवार को यहां छोड़ के जा रहे हैं। हमारी लड़ाई इस बार उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए है जो कि लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। इस सरकार और इस प्रशासन के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। सबके लिए मुजफ्फरपुर का रेप हो चाहे भागलपुर का रेप हो, कहीं भी उठा के देख लीजिए, इंसाफ नहीं मिल रहा है। देखिए, ये आने वाले समय में संतोष जी आपको भी जानकारी हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में एक सर्वे रिपोर्ट भी आया है। उस रिपोर्ट में ये साफ बताया जा रहा है कि इंडिया अलायंस ऑलरेडी अपर हैंड में है। राहुल गांधी जी के पीछे में जो है आज प्रदेश का युवा जो है वो विश्वास कर रहा है कि राहुल गांधी वो चेहरा है जो कि उन्हें न्याय दिला सकता है, बिहार में रोजगार दिला सकता है। और माननीय तेजस्वी यादव जी की जो लोकप्रियता है वो भी सबसे ज्यादा है आज के डेट में। अगर मुख्यमंत्री के तौर पर राहुल गांधी जी के सर्वे जो आया है उसके तौर पर अब ये डिसीजन जो इंडिया देखिए, महागठबंधन जो है हमारे यहां सभी नेता, तेजस्वी जी के अलावा, राहुल गांधी जी के अलावा जितने भी हमारे प्रदेश स्तरीय नेता है, राष्ट्र स्तरीय नेता है, सभी का चेहरा जो है प्रमुखता से इस चुनाव में होगा। मैंने पहले भी बोला आपको कि हमारा जो मुख्य जो चेहरा है वो युवा, बेरोजगार युवा है जो इस प्रदेश से पलायन करने के लिए मजबूर है इस सरकार की नीतियों की वजह से। हमारा चेहरा वो महिलाएं हैं, वो बच्चियां हैं जिनके साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है। हमारे चेहरे जो है वो किसान हैं जिनको सही दाम नहीं मिलता उनके फसलों का, जिनको सही ढंग से सिंचाई की व्यवस्था उनकी नहीं है। हमारा चेहरा जो इस सरकार के द्वारा प्रताड़ित किए गए पूरे बिहार राज्य के जो लोग हैं वो है, और उनके ही चेहरे पर हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो नेता है, नेता का जो काम है पॉलिसी बनाना और सरकार बनने के बाद जो है बिहार को मजबूत करके एक विकसित प्रदेश के तौर पे डेवलप करना, उसके बारे में हम चिंतित हैं। हम चिंतित इस बारे में नहीं है कि कौन कितना सीट लड़ेगा। हम चिंतित है कि हमारा प्रदेश जो आज सबसे गरीब प्रदेश है उसको हम कैसे टॉप 5 प्रदेशों में लेके जाए, जो कि 90 से पहले जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारा जीडीपी में जो योगदान था, हम चाहते हैं कि आज हमारा प्रदेश आने वाले 25 से 30 के बीच में उस व्यवस्था को वापस पाए और हम शीर्ष के 5 राज्यों में रहे। हमारे युवाओं को यहां से पलायन करने की जरूरत ना पड़े। हमारे माताओं और बहनों पर जो अत्याचार लगातार हो रहा है वो अत्याचार बंद हो, उत्पीड़न बंद हो, और ये शासन प्रशासन जो किसानों को जो ढंग से मुआवजा नहीं देता है, फसलों का दाम नहीं देता है, वो मिले। और हमने पहले भी किया है और आज भी हम तेलंगाना और कर्नाटक जैसे स्टेट में जहां हमारी सरकार है वहां हम कर रहे हैं। तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो साफ जानते हैं कि जो बोलते हैं वो करते हैं। बस हमारा मोटिव इतना ही है कि बिहार विकसित प्रदेश बने। लेकिन आप हिमाचल भूल जाते हैं। खैर, मैं निषाद जी के पास आता हूं। अरविंद निषाद जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। उनकी लड़ाई चेहरे को लेकर, सीटों को लेकर है ही नहीं। उनकी लड़ाई है कि एनडीए को कैसे सत्ता से हटाया जाए। अगर इस एनडीए को सत्ता से हटाने के लिए उन्हें सीटों को लेकर कंप्रोमाइज करना पड़ता है या चेहरे को लेकर कंप्रोमाइज करना पड़ता है, तो वो उसके लिए तैयार है। देखिए, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं और महागठबंधन में जो दल शामिल है उसमें जरा नेताओं का चर्चा सुनिए और उनका वक्तव्य सुनिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी मोतिहारी की सभा में कहते हैं कि हमारा बेटा तेजस्वी यादव को आप लोग मुख्यमंत्री बना दीजिए। वीआईपी के नेता मुकेश सहनी कहते हैं कि मैं डिप्टी सीएम का उम्मीदवार हूं और तेजस्वी जी सीएम के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि भाई अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, फैसला बाद में होगा। और सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य साहब कहते हैं कि आफ्टर चुनाव जो बड़े दल के नेता होंगे उनको हम लोग सीएम फेस मानेंगे। ये आपस में लीडरशिप की लड़ाई लड़ रहे हैं और कहते हैं कि हम फला गठबंधन को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो आपके लिए और चिंता की बात है समाप्त करने के अरविंद लिए। जी, ये तो आपके लिए और चिंता की बात है क्योंकि वो ये मान चुके हैं कि जो जमीन पर वो घूम रहे हैं उनको ये यकीन हो चुका है कि सरकार इस बार वो पलट देंगे। अरे तू तो कहेंगे ही ना, विपक्ष के नेता है तो कहेंगे ही ना, इसके अलावा कोई मुद्दा है उनके पास। और दूसरा, अब मैं विषयवार में आता हूं। ये चौथी बैठक आज हुई,
इस चौथी दिक्कत ये है बैठक कि में ये कोई आपके विषयवार पट्टी ऐसा बांधे हुए हैं कि गठबंधन इनको के कोई मुद्दा लिए दिखाई कोई नहीं देता चर्चा है। हुआ? सौरभ जी, इसके कि बाद मैं आपको कौन बोलने का मौका पार्टी दूंगा, के उसके बाद नेता सोहेली जी के कितने पास जाऊंगा। सीटों एक बार पर बात लड़ेंगे? खत्म करने दीजिएगा जी। अरविंद जी जल्दी से। कौन पार्टी के नेता कितने सीटों पर लड़ेंगे और कौन सी सीटों पर लड़ेंगे? जैसा कि आपके ही पैकेज में इंट्रो में चलाया जा रहा था कि आज की बैठक में फैसला हुआ है कि आगामी बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सहयोगी दल के नेता लिस्ट और सीटों की संख्या सौंपेंगे और उम्मीदवार का नाम सौंपेंगे। ये तो तानाशाही रवैया हो गया भाई। आप उनको सौंपिएगा कि आप फैसला लीजिएगा कि हम इतना सीट पर लड़ेंगे और हमारा उम्मीदवार यह होगा। अगर ये तो उनकी गुलामी हो आपस गई। में रजामंदी है इस पर, नंबर 2, अगर उनकी आपस में रजामंदी है तो फिर क्या अरे भाई ऑब्जेक्शन? रजामंदी है तो पार्टी भी चलाएंगे। अरे ना आरजेडी कांग्रेस पार्टी को चलाएंगे, ठीक है। आरजेडी माले पार्टी को सौरभ जी चलाएंगे, जल्दी से जवाब दीजिएगा, RJD VIP उसके बाद पार्टी को सोहेली जी आपके चलाएंगे। पास आ रहा हूं। जी दिक्कत ये है कि इनके यहाँ सबसे ज्यादा सिर फुटबॉल है। चिराग जी बोलते हैं कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे, मांझी जी बोल रहे हैं हम 60 सीट पर लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा अलग आंख दिखा रहे हैं। दिक्कत ये है कि इनमें कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। हम लोग और जहां तक आप बहुत बात बोल रहे हैं कि लालू जी ने ये बोला सब, तो हर पिता का ख्वाहिश होता है कि उसका बच्चा जिंदगी में प्रोग्रेस करे। अमित शाह जैसा नहीं ना है भाई कि अपना बेटा को बीसीसीआई का चेयरमैन, सेक्रेटरी, आईसीसी का जो है बना देना। ठीक है, ऐसे कई लोग हैं जो अपने बच्चों को धीरे धीरे जो है कुछ न कुछ बनाते जाते हैं। जीजा साला तक को तो नहीं छोड़ा गया, बोर्ड का चेयरमैन और मेंबर बनाया गया, तो जीजा साला को बना देते हैं तो वो उनके लिए दिक्कत नहीं है। अरे इतना नीचे गिर गए कि जीजा साला तक पहुंच गए आप लोग। ठीक है, तो हर किसी ने खोज, लेकिन इंडिया अलायंस इंटैक्ट है, हम इंटैक्ट है कि हम बिहार के युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे, हम बिहार की महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी बेटियों की लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ जो स्वास्थ्य में आपके पास लगातार दिक्कत है, स्वास्थ्य खराब है बिहार का, उसको ठीक करेंगे। हमारा सोहेली जी का क्रम है। सोहेली जी उसके बाद अजय जी के पास आ रहा हूं। सोहेली जी, मेरा सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि कम से कम उनके पास कोऑर्डिनेशन कमेटी तो है, आपके पास ना कमेटी ना कोऑर्डिनेशन है। देखिए, एक्चुअली इनको कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी है कि सिर फुटअव्वल है, सबकी अपनी अपनी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। देख ही रहे हैं, वीआईपी पार्टी वाले बोल रहे थे कि एनडीए हम लोग एकदम इनके साथ आ गए हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि 2020 के तर्ज पर। तो वीआईपी वाले को याद होना चाहिए कि पिछली बार बोले थे कि हमारे पीठ में खंजर भोंके हैं, इसलिए हम इसको, लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें से सहनी जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें से उठ के वो चल दिए थे। तो हम, अरे वो तो नीतीश जी बोले थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, हम कभी नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि इन लोग को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जरूरत पड़ रही है, और शर्त रखा गया है कि आप कैंडिडेट सहित इस डेट को और सीट के साथ आप लेके आइए। हम अगर तैयार होंगे तो ठीक है, और नहीं तो नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। कांग्रेस है कि तेजस्वी यादव को चेहरा बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। कह रहे हैं कि महिला के चेहरे पर लड़ेंगे, तो समाज के चेहरे पे लड़ेंगे, तो दलित के चेहरे पे लड़ेंगे। तो बात तो सही है कि जनता ही चुनाव लड़वाती है, जनता ही वोट करती है, लेकिन आप तेजस्वी जी को लड़ाने के लिए तैयार नहीं है मुख्यमंत्री मानने के लिए। और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि आप जिस सीट पर लड़ाइएगा जिस कैंडिडेट को, उसका भी नाम हमको दे दीजिए। तो आप ये देख लीजिए इन लोगों को कि किस तरह से ये आपस में ही सिर फुटबॉल कर रहे हैं। हम लोगों में तो बिना लगता है कि आप ही इंडिया गठबंधन की पार्ट हैं, उस मीटिंग में आप भी थी। और जहां तक बात है इन लोग को कोऑर्डिनेशन करने का, तो केंद्र सरकार का जब चुनाव होता है तो ये लोग आपस में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। उसके बाद दिल्ली का चुनाव होता है तो उसमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, पंजाब का चुनाव होता है तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। तो इन लोगों का तो कहीं कुछ परिस्थिति के अनुसार, अपने अपने महत्वाकांक्षा के अनुसार बात करते हैं। तो इन लोग को क्या कहना है? 2020 में भी जो स्थिति हुई थी, 2025 में भी वही स्थिति होगी इनकी, और बदतर स्थिति होगी। देव जी काउंटर करना चाह रहे हैं? दगा नहीं करते हैं, किसी के पीठ में छुरा नहीं घोंपते हैं।
महाराष्ट्र में आपने पार्टियों को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, पंजाब में वही हालत किया। एजविया जी का हम समय है, लोग जो है एजविया जी किसी का को टर्न है। धोखा नहीं बिहार देते की हैं। बात कीजिए ना भाई, बीच में बिहार कौन में प्रवक्ता VIP भी के बात करने की प्रवक्ता बात कर रहे बैठे हुए हैं। थे? अरविंद जी आप कर पिछले रहे थे, बार देव जी आप अंतिम मैं स्क्रीन प्रेस पर देख नहीं कॉन्फ्रेंस पाया। में क्यों अलग हो गए थे? आप पूछ लीजिए। अरविंद जी ठीक है, जल्दी से अपनी ठीक बात है। को रखिएगा, उसके बाद एजविया जी के पास जा रहा हूं। नहीं, चावल जब पकाती है तो उसमें एक सौरभ दाना जी, बता प्लीज। देता है कि चावल पका हुआ है कि नहीं पका हुआ है। सौरभ जी, उसी बड़ी तरह से बड़ी आपका डिबेट चरित्र थोड़ी हो भी रही है। एक स्टेट से ही पता चल जाता है कि आपका चरित्र अपने कितना है। सौरभ जी, के प्लीज। लोगों से बात कीजिए ना पहले। आप हो गया, हमको हो क्यों गया, कर हो रहे हैं? गया। अपने लाइन के लोग से बात अरविंद जी कीजिए जल्दी ना। से अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद एजविया जी आ रहा हूं आपके पास। हाँ, ये देखिए गत लोकसभा चुनाव के दरमियान भी इंडी गठबंधन के द्वारा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। नतीजा क्या हुआ? ढाक के 3 पार एनडीए ने पूरे देश में परचम लहराया और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार बिहार में इंडी गठबंधन यानी महागठबंधन के लोगों ने तेजस्वी यादव को अपने कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन माना है। तो यहाँ भी ढाक के 3 पात होंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 25 से 30 फिर से नीतीश देव जी आ रहा हूं आपके पास, पहले एजविया जी से एक रिएक्शन और ले लूं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश उसके कुमार बाद जी आ रहा हूं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एजविया जी, अभी सौरभ सिन्हा जी ने कहा था कि एक पिता की ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा सीएम बने, तो आरजेडी ने जो सीएम उम्मीदवारी तय की है वो सिर्फ ख्वाहिश पे तय की है। तरक्की करे संतोष जी, तरक्की करे। जी तरक्की करे। तो ये जो आपकी जो दावेदारी है तेजस्वी यादव की, क्या वो उसी तरक्की की ख्वाहिश पर है या फिर गठबंधन में कोई बातचीत भी हुई है इसको लेकर? संतोष जी, हमारा जो इंडिया अलायंस है ये डेमोक्रेटिकली डिजाइन है, जिसमें कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके एक चेयरमैन है, सभी पार्टी की मीटिंग होती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है अनाउंस करने के लिए कि क्या होगा। बीजेपी जैसी हिटलरशाही वाली तो पार्टी है नहीं कि ना कमेटी है ना कुछ है, ना अनाउंस कर देना है। मुकेश सहनी जी को लुभा के ले आना है, यूज एंड थ्रो करके उनको फेंक देना है, उनके विधायकों को खरीद लेना है। हमारी पार्टी डेमोक्रेटिकली डिजाइन है और हम वेरी प्राउड टू से दैट वी हैव अ कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसको एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी सीट शेयरिंग के भी मुद्दे को तय करेगी, हर इश्यूज को तय करेगी और बहुत अच्छे से स्मूथली हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुहेली मेहता जी से मैं पूछती हूँ, जरा एनडीए में तो देखे ना, चिराग पासवान जी अभी कह रहे हैं मैं 243 सीटों में लड़ूंगा। मांझी जी की अपनी ख्वाहिशें हैं। जेडीयू को आप देखें, नीतीश कुमार जी को, तो निशांत जी को वो अपने बेटे को प्रमोट करने में लगे कि इनको किसी तरह आगे लाया जाए, राजनीति में फोर्थ फ्रंट पे लाया जाए। इससे चिंता करने की अगर किसी को बात है तो एनडीए की। हम मैं दोहरा रही हूँ कि डेमोक्रेटिकली डिजाइन है कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बना दीजिए, दी गई है जिसमें कि चेयरमैन है और मिलजुल कर अनाउंसमेंट किया जाएगा कि सीट शेयरिंग का किस तरीके से क्या फॉर्मूला होगा, कितनी सीटों पे कौन पार्टी लड़ेगी। देव जी, संतोष जी, लालू जी ने कहा मोतिहारी की सभा में कि मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बना दीजिए। क्या आपके पास, एजविया जी के पास कहीं कोई ऐसा वक्तव्य है क्या मुख्यमंत्री जी का कि मेरे बेटा को मुख्यमंत्री बना दीजिए? प्रधानमंत्री जी ने भी कहा नीतीश कुमार जी ने अभी इन्होंने कहा कि अपने बेटे को प्रमोट करने पर कहा था कि जो बंद उसके बाद में बादल के पास आऊंगा। बहुत देर से वो हाथ भी उठा रहे हैं और मैं उनके पास बहुत देर से आ रहा हूँ। उसके बाद अमित शाह जी बोलते हैं अपने समय बोला जाने वाला जुमला है अपने समय पर। वीआईपी के प्रवक्ता को कि आपके देव ज्योति जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि किसी भी गठबंधन में सीट शेयरिंग का इस तरह का फॉर्मूला हो। पहले आप लिस्ट लाइए, उम्मीदवार दिखाइए और उनका जो पुराना प्रदर्शन है वो दिखाइए, उसके बाद सीटों को लेकर बातचीत होगी कि किसको कितनी सीटें दी जाएंगी। इस बार ये नया और गजब का फॉर्मूला आया है। देखिए, फॉर्मूला पहलवान तो देखिएगा ना सर, पहलवान नहीं देखिएगा कि हमारा पहलवान जो है मान लीजिए आप अपने हिस्से की सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं तो ऐसा तो नहीं उतारेंगे ना जो हराऊ उम्मीदवार हो, जिताऊ उम्मीदवार उतारेंगे। बहन सोली मेहता जी का पार्टी ने वीआईपी के साथ क्या किया, वीआईपी के साथ क्या किया बताइए ना। एक अति पिछड़ा पार्टी के साथ क्या किया, एक निषादों का पार्टी के साथ क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने बर्खास्त किया। फिर से बोल रहे हैं, ये लोग भूल जाते हैं
ये लोग आरक्षण के विरोध करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पार्टी में पढ़ाया जाता है कि देश से आरक्षण खत्म करो, देश से जो है अति पिछड़ा लोगों को नीचे दिखाओ। अभी तक जो है 2-3 बार आ गए प्रधानमंत्री जी, कहाँ खा करके बोले, खाली बोले मेरे दुल्हड़वा मुख्यमंत्री, मेरे दुल्हड़वा है वो, कहाँ बोले कि हमारा 2025 का दूल्हा जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी का कोई वो बाइट है क्या? और नीचे के लोग बोले जा रहे हैं यही है। अभी क्या हाल होने वाला है? अभी तो 90-95 दिन बचल है चुनाव का, 30-35 दिन देखिए ना कि किस तरह से बीजेपी अभी अपना रंग बदलती है, गिरगिट के जैसा जो है नीतीश कुमार को अभी क्या करती है। अभी देखते जाइए क्या स्थिति अभी होने वाला है। उत्तर हमसे ले लीजिएगा। संतोष जी, ये पहलवान खोज रहे हैं, ये पहलवान खोज रहे हैं। आदरणीय स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी भी किसी जमाने में पहलवान खोजा करते थे और एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी ने उनको पहलवान खोजते खोजते हरा दिया। फिर वही स्थिति है, पहलवान खोज रहे हैं। एनडीए के सभी उम्मीदवार महागठबंधन के सभी पहलवान रूपी उम्मीदवार को ध्वस्त कर देगा। तो 2020 में 12,000 बिहार की जनता बता रही है, ये बिहार की जनता में। आप दूसरी बात 12,000 वोट में तो रहते हैं लोग तेजस्वी यादव जी के साथ उठा के पटक बोल रहे थे तो मैं चुप गलती था कि चलेगा बीजेपी के साथ निषाद आरक्षण की लोग चुप रहिए। आप बोल रहे थे निषाद आरक्षण मैं चुप रहा नहीं दिया बीजेपी ने। आप चुप देखिए अपने टर्न पर, निषादों की भावनाओं के साथ खेला। देखिए अपने टर्न पर। दूसरी बात आप देखिए, ठीक बात। अब दूसरी बात, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग को कोई तोड़ नहीं सकता है। नंबर 2, एनडीए अनुशासित गठबंधन है, एनडीए में विश्वास है, एनडीए में एकता है और एनडीए परफॉर्मेंस बेस्ड गठबंधन है। कहां हमारे सामने आप टिक पाएंगे? कोई हमारे यहां डिमांड करता है क्या? कोई हमारे यहां सीटों के लिए नखरा करता है क्या? हमारे यहाँ समरूपता में, एक रूपता में गठबंधन के फैसलों पर मोहर लगाया जाता है। आपके यहाँ आपके जैसे गठबंधन में जो चाल चरित्र चेहरा समय समय पर दिखाया जाता है, पहलवान खोजा जाता है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हम मैदान में जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, एकता के साथ जाते हैं और सभी सीटों पर हम जीतते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव 2019 में हम लोगों ने जीता, 2024 में हम लोगों ने 30 सीटों पर हम लोगों ने जीतने का बिहार में काम किया और देश में सरकार बनाया। हम इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भी 225 सीट ठीक है सौरभ जी जीतेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। सौरभ जी, ब्लॉक पंचायत जिला स्तर पर तैयारियों को लेकर तो ठीक है कि वह अपनी डफली अपना राज है। सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर तैयारियों तक तो ठीक है, लेकिन आप अपने उम्मीदवार का पर्चा लेकर तेजस्वी यादव के पास जाएंगे, उनसे मोहर लगवाएंगे कि ये जिताऊ उम्मीदवार है या नहीं, उसके बाद आपकी सीट तय होंगी। ये नैतिक लगता है? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है संतोष जी कि आपको ये सूचना कहां से मिला मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है राजेश राम जी ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली है। उन्होंने जब मीडिया से बात कर रहे थे तब उन्होंने बोला था तेजस्वी यादव, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। तेजस्वी यादव जी पूरे इंडिया अलायंस के चेयरमैन हैं बिहार के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली जो हर पार्टी जो है चाहेगा कि उसके जिताऊ उम्मीदवार ही मैदान में आए, और उसमें क्या गलत है? अगर सभी पार्टी लेकर के आते हैं कि ये हमारे प्रमुख कैंडिडेट है उन सीटों का, तो हम 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। मतलब पूरा इंडिया अलायंस, हमारे में ये नहीं हो रहा है कि सुनिए, हमारे में ये नहीं हो रहा है कि हम इतना सीट लड़ेंगे नहीं तो हम छोड़ देंगे अलायंस। संतोष जी, हमारे यहाँ ऐसा कोई ये नहीं हो रहा है कि हम कहीं जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कहीं भी कुछ भी बोले जा रहे हैं कि हम इतना सीट पे लड़ेंगे, हम इतना सीट पे लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा अलग दिखा रहे हैं, यहाँ पे चिराग जी जो है अलग 243 सीट पर लड़ने की बात कर रहे हैं, फिर आपको मांझी जी भी बोल रहे हैं। तो दिक्कत हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। हम एक थे, हम एक है, हम आगे भी एक रहेंगे। हमने पहले भी बोला है कि
कि हम प्रदेश सोहेली जी, आ रहा हूं आपके पास। बात खत्म होने बात दीजिएगा करने पहले। की बात कर रहे हैं और इंडिया अलायंस के चेयरमैन के तौर पे, इंडिया अलायंस के चेयरमैन के तौर पे सारे घटक दल, सारे जितने भी घटक दल है इंडिया अलायंस के, सभी लोग मिलकर के स्क्रीनिंग करेंगे कि कौन कौन जो कैंडिडेट है वो किस सीट के लिए सशक्त है। इसमें बुरा क्या है? इसमें कहीं ये चर्चा का तो नहीं आ रहा है मामला कि भाई कांग्रेस इतना ही सीट पर लड़ेगी या वीआईपी इतना ही सीट पर लड़ेगी। नहीं, हम लोग किसी को आंख दिखाने की बात कर रहे हैं। अजीत शर्मा और ज्ञान रंजन जी आपके नेता है ना, अजीत शर्मा जी ने कहा था कि कम से कम जमीन हिला के रख देंगे, कांग्रेस को लड़ना चाहिए। तो ज्ञान रंजन जी ने कहा था कि कम से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। कृष्णा अल्लावरू ने कहा था कि हम बी टीम नहीं है, ए टीम है। कहिएगा तो मैं बयान सुनवा दूं। मेरी टीम, एक बार कोई दिक्कत, जब नेशनल लेवल की जब बात आती है 2 मार्च तो का वो बयान चला दीजिएगा। आज जो है लोकसभा की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस देश की, तो वो ए टीम तो रहेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि ए टीम और बी टीम की यहाँ पर बात नहीं है। वो बयान सुनवा बिहार के डेवलपमेंट की जब बात हो रही है, वो संदर्भ की बात है कि किस संदर्भ में वो सवाल पूछा गया और किस संदर्भ चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है और आने वाले दिनों में चुनाव में अच्छे परिणाम देना चाहती है। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है और आने वाले दिनों में चुनाव में अच्छे परिणाम देना चाहती है। सौरभ जी, ए टीम बनने के लिए कम से कम 100 सीटें तो चाहिए होती है ना? देखिए, यहां पर कृष्णा अल्लावरू जी के जो बयान है उसके संदर्भ को समझिए। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो डेफिनेटली जो है महागठबंधन की सरकार बनती है। पिछली बार आप ही मीडिया के जो हमारे भाई लोग हैं उनका कहना था कि भाई कांग्रेस इतना कम सीट लेकर के आई है, इस वजह से इंडिया अलायंस का जो है सरकार यहां नहीं बन पाया। तो कृष्णा अल्लावरू जी का वही संदर्भ था कि हम जो है संगठन को ही मजबूत करेंगे, हम जनता की भी बात करेंगे, जनता के बीच जाकर के जनता की समस्या सुनेंगे और हम जो है लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। ए टीम की तरह जो है जमीन पे मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस को मजबूत करेंगे और कांग्रेस मजबूत होगी, इंडिया अलायंस अपने आप मजबूत हो जाएगा। और हर पार्टी जो है अपने लेवल पे आज काम कर रही है, चाहे वीआईपी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे राजद हो, हर कोई संगठन के लेवल पे जमीन पे अपना काम कर रही है और अपना 100% देगी। ठीक है, चुनाव जीत करके हम लोग सरकार बना रहे हैं। लेकिन कृष्णा अल्लावरू से जब आज ये सवाल पूछा गया कि और नीतीश जी की विदायत तय है, ठीक है, कृष्णा अल्लावरू से जब आज ये सवाल पूछा गया कि आपका चेहरा कौन है, आपके गठबंधन का चेहरा कौन है, वो आज भी कोई जवाब देकर नहीं गए। इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट किया जा रहा है? डिफरेंटली मैंने तो आपको पहले बोला कि हमारा चेहरा एकदम बिहार के वो बेरोजगार युवा हैं जिनको पलायन करने पर इस सरकार ने मजबूर कर दिया। हमारा चेहरा वो माताएं, वो बहनें हैं जो लगातार तेजस्वी जी को मानते हैं कि नहीं? हमारा चेहरा वो किसान है जिसको उसके फसल के सही दाम नहीं मिल रहा है। हमारा चेहरा, लेकिन ये सब लोग चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, ये तो चुनाव लड़ा रहे हैं ना, वो है ये वोटर है, ये उम्मीदवार थोड़ी है। डेली जो है मरीज मर रहे हैं जिनको प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ रहा है। सौरभ जी, ये बातें कहने में, सुनने में और चेहरा वोटर को लुभाने के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको चेहरा उतार कर मैदान में जाना पड़ेगा ना। अगर तेजस्वी यादव को लेकर बेंडिंग कर रही है आरजेडी, तो आपको ये हामी भरनी पड़ेगी ना, या आपके चेहरा वो है या आपके चेहरा वो नहीं है। तेजस्वी जी ने तो पहले भी कई बार साफ स्पष्ट कर दिया है कि समय आने दीजिए, धीरज रखिए, हर चीज जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। वही चीज कृष्णा अल्लावरू जी ने भी हर बार बोला है। तो मैं मान के चलूं कि अगली मीटिंग में मिल जाएगी जानकारी, आपके सामने हर चीज हो जाएगा। पहले था कि भी इंडिया अलायंस में तनाव है, आज जो है चौथी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, कहीं हमारे बीच में तनाव नहीं है। हमारे 2 साथी प्रवक्ता अलग अलग पार्टियों से आए हुए हैं, वो भी साफ बोल रहे हैं हमारे यहाँ कोई तनाव नहीं है। तनाव भाई एनडीए में है, आप उनसे पूछिए कि क्यों चिराग जी जो है 243 की बात कर रहे हैं। तनाव उनमें है जहां मांझी जी जाना तो मुझे अजय जी के पास था। सोहेली जी पहले इनके जवाब दे दीजिए, उसके बाद अजय जी आ रहा हूं आपके पास। 70 सीटों का डिमांड कर रहे हैं और भाजपा जो है लगातार जो है उसको टालने का प्रयास कर रही है। भाजपा डिक्टेटरशिप का प्रयास करती है हमेशा, वहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, सोहेली जी से जवाब ले लेते हैं। खाता ना बही, मोदी जी ने बोल दिया वही सही।
तेजस्वी यादव जी हैं, तो क्या कांग्रेस के लोग नहीं मानते हैं? हमारा ये सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको जवाब देना चाहिए। इंडिया सोहेली जी, उन्हें महसूस नहीं हो रहा कि वो चेहरा कोई उतारे? यादव जी है। संतोष जी, सोहेली जी, वो आखिरी समय पर कोई दाव खेलने की रणनीति बना रहे होंगे, वो अपनी रणनीति आपके साथ साझा नहीं करना चाह रहे। ये तो वोटर है, सचेत हो जाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि हमारा चेहरा हर वोटर। ठीक है सौरभ जी, अपने समय पर आपने कह दी, ये बात कह दी। शिकार हो रहा है, कहिए चुप रहने, इनको कहिए चुप। सोहेली जी की आवाज को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। कांग्रेस की स्थिति देख के तरस तो जरूर आती है। 65 साल तक सरकार चलाने वाली है पूरे देश में, बावजूद इसके स्थिति ये है कि एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता ने अच्छा से करके आइए, 65 साल नहीं है, आप हिसाब करके आइए। व्हाट्सएप पर आने वाले मैसेज को पढ़ करके यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। शांत रहिए, शांत सुनने की है, ये रखिए, सुनने का धैर्य रखिए कि इतने सालों तक सरकार चलाया है आपने, और एक रीजनल पार्टी के नेता जो हैं वो आपके कैंडिडेट को तय करेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके पार्टी की हैसियत क्या है। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, जाकर इस पर रियलाइज कीजिए, एनालिसिस कीजिए। इनका असली चेहरा जो है उजागर हो गया इनके वक्तव्य से ही कि ये डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं एनडीए के अंदर में। उसके बाद हम काहे के लिए डिक्टेटरशिप करेंगे? हम लोग तो दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं बराबर सीट पर चुनाव लड़ते हैं। आप अपनी सोचिए ना। वो तो जब स्पष्ट आपने बोल ही दिया कि क्षेत्रीय पार्टियों का ये अधिकार ही नहीं है, तो आप नफरत करती है क्षेत्रीय पार्टियों से। भाजपा नफरत करती है क्षेत्रीय पार्टियों से, हम नफरत नहीं करते हैं। सौरभ जी, मोहब्बत दिखाकर भी आपको क्या मिला? अगर बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही तो फिर ऐसी मोहब्बत का फिर क्या करेंगे आप? मुख्यमंत्री नहीं रहते, इसलिए ये ठीक है। नहीं कहिए। जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है तो सारे लोग बराबर ही बैठे हुए हैं, कोई अलग अलग नहीं बैठा हुआ है। जब चिराग जी सरकार में है तभी सरकार को ही घेरते हैं, तो वहां पर तो खुद कोऑर्डिनेशन नहीं है। अलायंस नहीं बनते हैं कि चुनाव आने वाला है तो सीट मिलेगा तो अलायंस होगा, नहीं मिलेगा तो अलायंस नहीं होगा। यहाँ जो दो मुख्य पार्टियां हैं सब दिन अलायंस में रही हैं और साथ में चुनाव भी लड़ती हैं, और हनुमान बन करके भी अलग लड़े। सौरभ जी, आप लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं, आप अपने समय पर बोलिए। पिछली बार चिराग जी जो है वो अलग। सोहेली जी की आवाज नहीं आ पाएगी, मैं काउंटर सवाल कैसे करूंगा? और मुझे एजिया जी के भी पास जाना है। ठीक है एजिया जी, बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा आपसे। 17 अप्रैल को आपकी पहली मीटिंग होती है, 24 अप्रैल को आपके जो गठबंधन है उसकी दूसरी मीटिंग होती है, उसके बाद 14 मई को मीटिंग होती है और आज मीटिंग होती है। इन 4 मीटिंगों में प्रोग्रेस क्या हुई? सवाल पहली मीटिंग से आज तक वही बने हुए हैं कि कौन कितने दलों पर, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, सीएम उम्मीदवारी का चेहरा कौन होगा, डिप्टी सीएम उम्मीदवारी का चेहरा कौन होगा। आज भी यही सवाल है। संतोष जी, मैं इन सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं सोहेली जी के सवाल का जवाब देती हूँ। ये कह रही थी कि जेडीयू बीजेपी बराबर सीटों पे लड़ेगी। आप भूल गई चिराग पासवान जी को, जो बीजेपी वाले हनुमान के तौर पे हर वो सीट पर लड़वाए थे। चिंता कीजिए, आपके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने को तैयार ही नहीं है चेहरा, इसकी चिंता कीजिए ना। पहले वोट काटने के लिए चिराग पासवान जी को खड़े कर दिए गए, इस पे भी जरा बोलिए। बड़ा मेमोरी आपका शॉर्ट लिव्ड है। आप अपने नेता की चिंता कीजिए पहले। यदि हमको चिंता हो रही है कि हमारी पार्टी में इस तरह के नेता को छल प्रपंच नहीं है, वो चेहरा मानने को नहीं तैयार है, इस पर आप पहले अपने कांग्रेस से ये सीधा सवाल जवाब कर लीजिए। पूर्ण तरीके से पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक हुई, चौथी बैठक हुई, हमेशा बैठक हो रही है और बात आगे बढ़ रहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं सिर्फ बैठक हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसके चेयरमैन है। आज बातें हुई कि किस तरह से कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा और जल्दी कौन सी पार्टी किस सीट कितने सीटों पे लड़ेगी ये भी तय हो जाएगी। आज पार्टीज अपना इश्यूज रखी कि मुझे इतने पे लड़ना है, उतने पे लड़ना है। कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो डिसाइड करेगी कि किसको कितने पे लड़ना है, विनेबिलिटी फैक्टर क्या है, कौन सी पार्टी कितने सीटों पे जीत सकती है। आखिर हमें सरकार बनानी है। एजिया जी, है। यही बात पहली मीटिंग के बाद भी कही गई, यही बात दूसरी मीटिंग के बाद की गई। तब लगा कि तीसरी मीटिंग में शायद ये सुलझ जाएगा मामला, तीसरी मीटिंग के बाद लगा चौथी मीटिंग में सुलझ जाएगा। आप पहली मीटिंग से चौथी मीटिंग के बाद तक उसी पोजीशन पर खड़े हैं, तो फिर ग्रोथ क्या हुई? मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। संतोष जी, कौन सा प्रॉब्लम था जो कि प्रॉब्लम सुलझाना था? प्रॉब्लम तो कभी था ही नहीं कि प्रॉब्लम सुलझाएगा। सीट शेयरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
अभी चुनाव का के 5-6 महीना बचे, इतनी जल्दी जब समय आने मैम पे 4 सब महीने कुछ से announce कम होता समय बचा है और हर मीटिंग के साथ बात आगे बढ़ रही है। समय होगा, पीसी होगा, ठीक है, और अनाउंस कर दिया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ाई कर रही है। ठीक है अरविंद जी, अपनी बात को रखिएगा जल्दी से। ये देखिए, दरअसल ऐसा है कि राष्ट्रीय जनता दल सभी पार्टियों को नीचा दिखाने के लिए बार बार मीटिंग कर रही है, और उस मीटिंग में जिस प्रकार से सहयोगी दलों के नेताओं को निर्देशित किया गया, उस निर्देशन में स्पष्ट किया गया जैसा। एजिया जी, समय बहुत कम है। हाँ बोलिए मैडम। एजिया जी, समय कम है, अपने समय पर मैंने भरपूर मौका दिया है आपको। अरविंद जी, अपने वक्तव्य को जल्दी से पूरा करिएगा, उसके बाद देव जी आ रहा हूं आपके पास। घटक दल है। देखिए, गठबंधन चलाने और गठबंधन संचालन की जो प्रक्रिया है राष्ट्रीय जनता दल का, वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। गठबंधन आपने किया था चिराग पासवान को खड़े होकर, चिराग पासवान जी को खड़े होकर खड़ा करके पिछली बार आपने कौन से गठबंधन धर्म का पालन किया था जो अभी प्रवचन दे रहे हैं चैनल पे बैठ करके? जरा इसका जवाब दें। ऐसे तो चलता नहीं है भाई। हर दल अपने नीति सिद्धांत और अपने कार्यकर्ताओं कौन सा गठबंधन धर्म होता है उसके प्रति आप एक पार्टी को हराने के लिए उसको बीजेपी सीटों पर खड़े कर देते हैं और धर्म की बात करते हैं। धर्म का अर्थ नहीं मालूम है और गठबंधन धर्म की बात करने चले जाते हैं, तो गठबंधन भी उसी प्रकार से आप चलाएंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, चिराग पासवान जी का इस्तेमाल किसने किया गया? आप दल में आप जरूर समय की कमी है। जरूर आप अरविंद जी, जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद देव जी के पास जा रहा हूं मैं। इस्तेमाल किए गए, यही धर्म था उनका। ठीक है, बीजेपी देव जी वाले चिराग पासवान जी को आपके खिलाफ खड़े देव जी किए को ना, स्क्रीन पर यही लेकर आए। गठबंधन धर्म था। जरा इस पे भी कुछ आप रोशनी दीजिए, प्रकाश डालिए। ये इस धर्म का क्या नाम है कि आप ही के खिलाफ एनडीए देव जी अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। खड़े कर देते हैं। आपकी पोजीशन क्या है इस समय गठबंधन में? जी, आपकी पोजीशन क्या है गठबंधन में? आप इस समय दबाव महसूस कर रहे हैं या दबाव में लेने की, यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं? हम क्या मान के चले कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? दिक्कत क्या है कि एनडीए के लोगों को जिस समय महागठबंधन के लोग एकजुट होते हैं और भारतीय जनता पार्टी को जो है डर सताती है कि अब ये लोग एकजुट हो गया, अब ये लोग धूल चटा देगा, उसी के लिए लोग कुछ मुद्दा उठाते हैं। 2 करोड़ नौकरी कहा गया सर मोदी जी का 2014 से वादा। 1912 में बिहार बना, बिहार ने आज तक इतना अपराध नहीं देखा जितना अपराध हो रहा है 2025 में, 2023 में, 2024 में। अपराध पर 1912 में जिस जमाने में आपराधिक घटनाओं में शामिल लोगों का मीटिंग। अरविंद जी, आप अपने समय पर तो बोले नहीं, जल्दी से। मेरे पास अरविंद जी, मेरे पास समय की कमी है, बात जल्दी से कंप्लीट होने दीजिएगा, उसके बाद आ रहा हूं। सौरभ जी आपके पास। बीजेपी की गाड़ी से रात को ठीक है सौरभ जी, अपनी आखिरी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, आपका आखिरी कमेंट। बाकी सभी मेहमानों की आवाज कम। सौरभ जी को स्क्रीन पर लाएं। सौरभ जी अपनी बात जल्दी से कंप्लीट। संतोष जी, संतोष जी ऐसा है कि इंडिया अलायंस एक डेमोक्रेटिक अलायंस है। ये हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और हर कोई लोकतांत्रिक है। यहाँ पर कोई किसी के ऊपर में न दबाव बना रहा है और न ही कोई किसी के बिहाफ में डिसीजन ले रहा है। हर कोई मिलजुल कर यहाँ पर डिसीजन ले रहा है और तेजस्वी जी उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है और वो चीजें आपको आने वाले समय में खुद पता चल जाएगा। आप 70 से तो ये है कि कल रात में भाजपा का झंडा लगा हुआ गाड़ी भाजपा का कार्यकर्ता ही होगा, वो एक महिला सिपाही को जो है धक्का मार करके मार दिया। बताइए, वो बेचारी तो अपनी ड्यूटी कर रही थी। तो सत्ता का नशा इतना चढ़ के बोल रहा है कि उप मुख्यमंत्री जो है बोलते हैं एक जो पीड़िता है उसके परिवार को अपना बेटा का कसम खा के बताओ, अपना बेटा का कसम खा के, ये तो हालत हो गया है। आखिरी कमेंट टॉपिक से जुड़ा हुआ। ये क्या, ये देखिए विपक्ष नहीं, ये आपके भी चैनल पे चला था। अपराधी कोई भी हो, चाहे उसमें यह कंफर्म किया गया था कि वो भाजपा कोई आधारहीन बयान नहीं है। बोलिएगा तो हम फुटेज दिखा देंगे, बोलिएगा तो फुटेज दिखा देंगे जिसमें उप मुख्यमंत्री जो है बोल रहे हैं बेटा का लगा के कसम खाओ। पीड़िता से मिलने गए हैं और उसके परिवार को बोल रहे हैं बेटा का कसम खिला रहे हैं।
मतलब मेरे हद पास हो गया समय की भाई। कमी है। सोहेली जी अपनी इतना बात को ज्यादा जल्दी से कंप्लीट मतलब कीजिएगा, शर्मिंदगी टॉपिक से उनको जुड़ी जरा बात सा होनी नहीं चाहिए। सोहेली जी, दिक्कत ये है कि भाजपा के पास सौरभ जी की आवाज नैतिकता कम। बची ही नहीं है इस प्रदेश में रहने की। सोहेली जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, समय नहीं है मेरे पास। जी बोला जाए। आखिरी कमेंट टॉपिक से जुड़ा हुआ। अजी निश्चित रूप से ये जो इनकी बैठक आज हुई है, ये बैठक होती रहेगी, लगातार इनकी होती रहेगी और अंत तक कुछ नहीं निर्णय होगा। और अंत में विधानसभा का चुनाव जो आएगा, ठीक तो है। उसमें ये फिर से 2020 में जो स्थिति हुई थी उससे ज्यादा बदतर स्थिति ठीक इनकी है, 2025 समय की कमी है, इस में डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।